सो हेलो गाइस यार। आज से पहले तो मैंने कभी कुछ पढ़ाया नहीं, तो पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे लग रहा है मतलब थोड़ा कुछ शुरू करना चाहिए। खुद भी चीजें याद रहती है, सामने वाले को भी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो हम लोग पॉलिटी का एक डीपीएसपी नाम का लाइक चैप्टर है, हम लोग वो पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के थ्रू, क्योंकि लक्ष्मीकांत से रिलेटेड बहुत कम लोगों ने टॉपिक वाइज लाइक डीपीएसपी पे पढ़ाया होगा, लेकिन वो इतना ऐसे नहीं पढ़ाया कि लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो हम लोग बाय पॉइंट बाय सब टॉपिक्स ऐसे चलेंगे और जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर ही डीपीएसपी खत्म करेंगे कि आपको लक्ष्मीकांत करने में आगे कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं डीपीएसपी का आइडिया हमारे पास आया था कहां से। तो सबसे पहला जो आइडिया आता है वो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, उसके अंदर एक चीज है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिए गए थे। तो वहां से एक मिलता है कि मतलब उन लोगों को ये आइडिया दिया गया था गवर्नर जनरल को, आपको किस चीज के ऊपर पॉलिसीज बनानी है लोगों के लिए। तो वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे गवर्नर जनरल्स को। तो वही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आइडिया। और एक जो सेकंड हमने लिया, सो सप्रू रिपोर्ट से हमें पता चलता है डीपीएसपी के बारे में। सप्रू रिपोर्ट में बात की गई थी डीपीएसपी की, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि जो राइट्स होनी चाहिए वो डिवाइड होनी चाहिए दो चीज में। तो जस्टिसेबल जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स हो गई, और सेकंड होगी नॉन जस्टिसेबल जो कि हमारी ये डीपीएसपी हो गई। तो एक हमें सप्रू रिपोर्ट से पता चलता है कि जो डीपीएसपी है उसका आइडिया एक सप्रू रिपोर्ट से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से मिलता है। तो इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो हमारे आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आता है। तो ये डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का? डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव सिंपली एक ही चीज है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आना। क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पर जो हमारी डीपीएसपी वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फीचर्स के ऊपर आते हैं कि डीपीएसपी के फीचर्स क्या है हमारे। तो वही सबसे पहला जो फीचर आता है कि एक तो ये लाइक जो अभी आपको पहले बताया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है स्टेट को बताता है कि उसको किस चीज के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनानी चाहिए लोगों को लेके। तो सीधी सी बात है कि अलग अलग चीजों के बारे में, जैसे आर्टिकल 40 के अंदर विलेज पंचायत के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, आर्टिकल 50 के अंदर लिखा है कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से अलग रखना है। तो ऐसे सारी चीजों के ऊपर स्टेट को पॉलिसी बनानी चाहिए। एक और चीज समझ लीजिए डीपीएसपी के बारे में अच्छे से, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक लिखा है तब तक ही वो इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल वो कब होगा? जब उसके ऊपर कोई लॉ बन जाएगा। जब तक लॉ नहीं बना है तब तक वो एक लिखी हुई चीज है, बस उसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, जब तक उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बन जाता। तो एक तो फीचर ये था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है। सेकंड फीचर इसका ये आता है कि ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी लाता है कंट्री में। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी आप अपनी लक्ष्मीकांत में भी साथ साथ चलते रहिए फीचर्स के अंदर। ये थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, ये इसका एक फीचर है। एक तीसरी चीज ये कि नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का सिंपली मतलब है जैसे लाइक फंडामेंटल राइट्स जो होती है जस्टिसेबल होती है, जिसमें आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, अगर उसका कोई वायलेशन होता है। पर इन केस ऑफ डीपीएसपी आप लोग कोर्ट्स नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल है। के बाद मतलब लाइक कोई लॉ बनेगा तब जाके वो इन्फोर्स होगी। तो सिंपली ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होती है। और इसका एक और फीचर है कि कोर्ट्स को हेल्प करती है इंटरप्रेट करने में। लाइक अलग अलग केसेस होते हैं तो कोर्ट को हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, की लॉज के इंटरप्रिटेशन में डीपीएसपी हेल्प करता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। अब एक टॉपिक आता है यूटिलिटी ऑफ डीपीएसपी क्या है। तो हम यूटिलिटी लाइक डीपीएसपी का कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो इसमें दिखाता है कि सबसे पहले फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, कि हम लोगों का जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया है ना वो लाने में ये डीपीएसपी बहुत हेल्प करता है। और डीपीएसपी जो है ना वो स्टेट का ड्यूटी होता है, कि वो ड्यूटी स्टेट का ड्यूटी इन द सेंस कि लाइक स्टेट ही उस चीज के ऊपर कुछ करेगा। लाइक इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी है कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है। और लाइक एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो भी होता है कि लाइक वो लोगों के सामने आते हैं, बात रखते हैं, वो डीपीएसपी के थ्रू आते हैं कि डीपीएसपी में ये लिखा है कि लोगों की मदद के लिए ये करना है। तो फिर वो डीपीएसपी के थ्रू वहां से आइडिया लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग, जिससे कि एक वेलफेयर स्टेट का आइडिया बन सके हमारा। सेकेंड जो इसका यूटिलाइजेशन का डीपीएसपी का है कि गाइड टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को गाइड करती है कि पब्लिक वेलफेयर में ऐसा क्या किया जाए कि एक वेलफेयर स्टेट बन पाए, वेलफेयर सोसाइटी बन पाए। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो जो गवर्नमेंट कर सकती है उसके लिए एक तरीके से लाइक जिस्ट दे देती है डीपीएसपी की आपको ये करना चाहिए, ये पॉलिसी बनानी चाहिए, कि वुमेन्स के वेलफेयर के लिए यहाँ पे आपको कोई स्कीम बनानी चाहिए। तो वो एक तरीके से गाइड करता है गवर्नमेंट को। बीकन लाइट टू जुडिशरी, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जुडिशरी को हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। लाइक अभी कोई भी केस चल रहा होता है तो लॉज को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। तो एक तरीके से वो बीकन लाइट की तरह काम करता है।
और जैसा अभी ये भी बता दिया था, मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टी जब भी लाइक कैंपेनिंग करती है तो लोगों के सामने आती है, भाषण देती है, कोई कोई उनका जो भी कैंडिडेट होता है, नॉमिनेट होता है, वो आके भाषण देता है, तो उसमें वो इन्हीं डीपीएसपी के थ्रू आके अपनी अपनी वो बताता है कि हम आपके वेलफेयर के लिए ये चीजें करेंगे, वो चीजें करेंगे, तो वो सब यहाँ से आइडिया लेके आते हैं। तो ये मैनिफेस्टो की तरह काम करता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा उससे पहले एक और चीज कवर कर लेते हैं, जिसका नाम टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी को हमने तीन जगहों पे क्लासिफाई किया हुआ है, लाइक 3 चीजों में बांटा गया है। एक तो हो गया हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स, एक हो गए हमारे लिबरल, और एक हो गया हमारे सोशल। तो डीपीएसपी का एक लाइक पीवाईक्यू भी होगा कि डीपीएसपी जो है हमारे आपको लाइक एक कोऑर्डिनेशन में नहीं लिखा हुआ है, वो उल्टे सीधे ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसे 3 चीजों में डिवाइड कर दिया, सोशल, गांधीयन, लिबरल। सोशल जो कि सोशल वेलफेयर से, गांधीयन जिसमें कि गांधी जी की कुछ चीजें पढ़ना, जैसे पहली लाइन लिखी होगी उसमें गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर, कि गांधी जी की कुछ डिमांड्स जो कि फुलफिल नहीं हो पाई थी, उनकी वो चीजें फुलफिल करने के लिए गांधीयन प्रिंसिपल्स है। अरे यार, मेरे को एक लाइन याद आई थी, मेरे पापा ने मेरे को बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि भाई कभी भी जीवन में कुछ करने जाओ ना, तो हमेशा आसमान का सोचना, कभी पेड़ का मत सोचना। कि लाइक अगर पेड़ का सोचोगे तो सीधा जमीन पे गिरोगे, पर आसमान का सोचोगे कम से कम पेड़ पे आगे तो लटकोगे भाई। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, बहुत डीप मीनिंग है इस चीज का। गाइस, अब हम लोग आते हैं कुछ अपना एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे आर्टिकल 44 के अंदर बात की गई है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप तो जानते हैं, आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, अभी आया था, जिसका मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, होल्ड पे रख दिया है यूसीसी को। तो यूसीसी होता क्या है? तो गाइस, सबसे पहले बात, यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस कम्युनिटी इन मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। कि लाइक सभी रिलीजन में एकता होनी चाहिए। तो सभी रिलीजन में एकता किन किन चीजों में? मैरिज में, डिवोर्स में, इनहेरिटेंस में और सक्सेशन। इनहेरिटेंस किस चीज का? प्रॉपर्टी का। सक्सेशन की लाइक इसके बाद कौन आएगा, अगले के बाद कौन आएगा, तो ये सक्सेशन ही है। तो इन 4 चीजों में सभी कम्युनिटीज के बीच में एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इसका मतलब कि यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस कम्युनिटी, सिर्फ इतना सा मीनिंग था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो अब इसके बाद आते हैं कि इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे, जैसे कि मोहम्मद इस्माइल, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने कुछ कुछ लाइन बोली। तो मोहम्मद इस्माइल ने बोला था कि अगर हम इंटरफेरेंस करते हैं यूसीसी के अंदर, किसी पर्सनल लॉ के अंदर, तो उसका मतलब है कि हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं किसी की वे ऑफ लाइफ में। तो ये लाइन तो इन्होंने बोली थी कि ये फिर सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हो गया, कि हम किसी के पर्सनल लॉ के अंदर दखल दे रहे थे, तो सेक्युलरिज्म है ही नहीं। तो फिर के.एम. मुंशी ने बोला था कि हमें रिलीजन को सेपरेट कर देना चाहिए पर्सनल लॉज से, क्योंकि पर्सनल लॉज और रिलीजन दोनों ही बहुत अलग अलग चीज है। पर्सनल लॉज तो कि लाइक उनके खुद के बनाए हुए रूल्स हैं, और रिलीजन जो मतलब बहुत ही ज्यादा एक रेडिकल वर्ड है। तो समझ पा रहे हो कि उन्होंने के.एम. मुंशी ने इसलिए बोला कि रिलीजन को डाइवर्स कर देना चाहिए पर्सनल लॉज से, रिलीजन और पर्सनल लॉ को दोनों अलग अलग कर देना चाहिए। फिर उसी के रिगार्डिंग फिर एक बी.आर. अम्बेडकर ने लाइन बोली थी, लाइन नहीं बोली थी, इन्होंने एक तरीके से क्या किया था कि डिफेंड किया था राइट्स ऑफ स्टेट टू इंटरफेयर इन द पर्सनल लॉज, कि स्टेट पर्सनल लॉज के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। ये डिफेंड किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बात आती है कि हमें यूसीसी चाहिए क्यों, क्या नीड है हमें यूसीसी की? तो भाई सबसे पहली नीड, बूस्ट टू नेशनल इंटीग्रेशन बाय सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम सोशल स्टेटस। लाइक हमें एक तो नेशनल इंटीग्रेशन में बूस्ट मिलेगा, नेशनल इंटीग्रेशन की एकता हो पूरे लाइक नेशनल लेवल पे, कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हम लोग के सबके अंदर एक एकता होगी, जैसे कि पूरा हिंदुस्तान, अखंड भारत, एकता। तो वही बताते हैं, बूस्ट टू नेशनल इंटीग्रेशन बाय सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम सोशल। फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि भाई अगर यूसीसी होगा तो लाइक फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी, लोग अपने हिसाब से मैरिजेस कर सकेंगे, अपने हिसाब से डाइवोर्स ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि लाइक जैसे यूसीसी से रिलेटेड टॉपिक आएगा जिसमें हमारे सर एक क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा, यूसीसी में अगर रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी शादी और वो लॉ नहीं होगा, सबके लिए एक ही लॉ होगा, तो अब जैसे कि मुस्लिम लॉज में अलग तरीके से शादी होती है और प्रॉपर्टी डिवाइड अलग तरीके से होती है, तो और हिंदू लॉ में अलग होती है, तो अब इसमें
मोस्टली मेजोरिटी कौन से रिलीजन के बेस पे ये करेंगे तय कि कैसे डिवाइड होगी और कैसे शादी होगी? इसी चीज के ऊपर तो बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है, जैसे कि एक चैलेंज है ये भी कि डिबेट ऑन यूसीसी रिड्यूसेस टू मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी चल रहा है कि आजकल की क्या मेजोरिटी है क्या माइनॉरिटी है। इसी वजह से यूसीसी अभी तक आ नहीं पाया है कि लाइक सबके लॉज अलग है, शरिया उनको अलग बताता है, हिंदू पर्सनल लॉज जो है हिंदू के वो अलग बताते हैं। इसी वजह से अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। यूसीसी नहीं तो आ जाता अगर इतने ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं होती। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना कि अभी तक इसका लाइक अपहोल्ड हो रखा है डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंडिंग कर रखा है। अभी तो लाइक एक तरीके से मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ, अब जब पार्ट 2 आएगा तो फिर उसमें आपको डीपली समझाऊंगा कि अच्छे से कि लाइक पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो भी थे कि शाहवानों केस हम लोग अभी पढ़ेंगे, एक ब्रीफ में पढ़ेंगे कि आपको लक्ष्मीकांत अच्छे से समझ आ जाए, कि आपको पढ़ने के समय लाइक कोई दिक्कत ना है। हम इस हिसाब से भी पढ़ा रहे हैं। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा फिर हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे पूरा यूसीसी के ऊपर। ये तो लाइक डीपीएसपी के ऊपर हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक तरीके से ब्रीफ में यूसीसी के ऊपर अलग से एक पूरा वीडियो आएगा। तो और बाकी तो एक तरीके से डेमो क्लास तो मैं खुद पढ़ रहा था तो मैं सोचा एक बार इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। बाकी हमारा एक लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरा एक सीरीज आने वाला है। तो हम लोग उसमें लाइक पॉइंट बाय पॉइंट लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे कि लक्ष्मीकांत का एक एक सब क्लॉज क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कौन सा आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, ईपीएसपी, पार्लियामेंट, सब कुछ हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और शॉर्ट वीडियोस में, कि आपको भी ज्यादा टाइम ना लगे कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई, बोर हो रहे हैं, सो जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। इसलिए 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो आएगा। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अगला एक और नीड आती है जेंडर जस्टिस, कि लाइक बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं दी जाती। वुमेन को बोला जाता है कि आप घर में रहो, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता है कि आप बाहर जाके काम करो। तो एक तरीके से अगर यूसीसी आएगा तो एक तरीके से जेंडर जस्टिस आएगी कि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो अब अगला आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ का सिंपल मतलब है कि लाइक इतने सारे रिलीजन हमारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, तो सबके लिए अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज बने हुए हैं। तो इसमें क्या है कि सबके लॉज अलग है तो हम लोगों को दिक्कत होती है, कभी इसके लॉ में दिक्कत आ रही है, कभी सोचो इंटर रिलीजन मैरिज है तो उसमें अलग आ रहा है कि उसके लॉ के हिसाब से चलेंगे, इसके लॉ के हिसाब से चलेंगे। तो अगर यूसीसी हमारा आ रखा होगा तो उससे क्या होगा, सबके लिए एक ही लॉ होगा तो हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो लाइक लॉ सिंपल होंगे कि सबके लिए एक ही लॉ है। तो सिंपल सा मतलब यही था इसका, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। अब अगला टॉपिक आता है हमारा चैलेंजेस क्या है यूसीसी के। तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट आ रहा है, कि भाई हम किसी के पर्सनल लॉ में दखल दे रहे हैं तो एक सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट आ रहा है। सेकंड ये आ रहा है डिबेट ऑन यूसीसी रिड्यूसेस टू मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। अब ये डिबेट एक तरीके से मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी बन चुका है। फिर एक तरीके से पॉलिटिकल चैलेंज दैट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स है एक तरीके से, कि लाइक लोग यूसीसी इसलिए नहीं रह रहे कि अगर किसी का पर्सनल लॉ हार्म हुआ तो फिर उसको उसका लाइक उसके कम्युनिटी से वोट कम हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब फाइनली हम लोग आते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे। तो गाइस अब फाइनली हम लोग आखिरी बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस के यूसीसी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला जो सबसे फेमस केस था शाह बानो केस। शाह बानो केस क्या था कि लाइक इसका हस्बैंड ने इसको डाइवोर्स दे दिया था, तलाक 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 बोल के, फिर इसको लाइक प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दे रहा था एक तरीके से। तो शाह बानो ने एक लीगल केस फाइल किया उनके हस्बैंड के अगेंस्ट, तो जिसमें क्या था, जजमेंट इनके फेवर में आया और उसमें जजमेंट में बोला गया ऑल इंडिया क्रिमिनल केस मेंटेनेंस कोड मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग जो वाइफ है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है, उनको लाइक प्रॉपर मेंटेनेंस दी जानी चाहिए। और गवर्नमेंट इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर मुस्लिम वुमेन एक्ट लेके आती है। उस मुस्लिम वुमेन एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 125 जो है, सेक्शन 125 में लिख दिया जाता है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मुस्लिम वुमेन्स। अब यहाँ पे तो ज्यादा दिक्कत आती है। तो उसके बाद ये लेके आते हैं अमेंडमेंट। इसके बाद एक डैनियल लतीफी केस आता है। डैनियल लतीफी केस के अंदर जो मुस्लिम वुमेन एक्ट था उसको चैलेंज किया जाता है। जब ये केस को चैलेंज किया जाता है तो इसके अंदर बोला जाता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो है ना, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बताता है और आर्टिकल 15 बताता है कि लाइक जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट्स में, इन सब के अंदर। तो यहाँ पे ये केस में चैलेंज कर दिया गया, इसके अगेंस्ट जा रहा है 14 और 15 के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को तो अपहोल्ड किया कि लॉ तो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, पर उसमें ये बोल दिया गया कि जो अमाउंट दिया जा रहा है इसके लिए मेंटेनेंस के लिए वो कम नहीं होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए कि वो अच्छे से अपना जीवन चला पाए, ये इसमें कोई दिक्कत ना है। फिर उसके बाद आता है एक शरिया बानो केस। शरिया बानो केस में ज्यादा कुछ नहीं था। जो हमारा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते।
तो इसी के रिगार्डिंग लॉ कमीशन रिकमेंडेशन आया था कुछ कि हमें यूसीसी लाने से पहले रिलीजन के अंदर कुछ कुछ रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला था विद इन हिंदू रिलीजन के अंदर बोला कि प्रॉपर्टी जो है मैरिज के बाद हाफ डिवाइड हो जानी चाहिए इक्वली, की 50% हस्बैंड की और 50% वाइफ के नेम हो जाना चाहिए। और डिलीटेशन ऑफ 30 डेज नोटिस पीरियड, कि डिवोर्स होने से 30 दिन पहले हमें एक नोटिस देना होता है, तो वो ऐसा ये वाला जो क्लॉज था वो डिलीट कर दिया गया। फिर बोला कि विद इन इस्लाम हम लोगों को रिफॉर्म लेके आना चाहिए। इस्लाम कैसा कि इनहेरिटेंस जो लॉ है वो शिया और सुन्नी दोनों के लिए एक होना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। एडल्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, एडल्ट्री को बोल दिया गया था एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। और इन लोग में मुस्लिम में शादी के टाइम क्या होता है, निकाहनामा होता है, तो निकाहनामा के अंदर बोल दिया गया था कि निकाहनामा में भी मेंशन कर देना चाहिए कि पॉलीगैमी जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, कि एक वाइफ दूसरी वाइफ के साथ खुश नहीं है, दूसरी वाइफ की वजह से कोई दिक्कतें चल रही है, तो ये बोल दिया गया था कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इश्यू ऑफ यूसीसी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो, यूसीसी इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं होना चाहिए। एक तरीके से कंक्लूजन था। तो एक क्वेश्चन आता है क्या रिलेशन है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अलग क्यों है? तो जो अलग, इतना कुछ अलग नहीं है, इन दोनों की वजह से ये कंसाइंस, ये दोनों मिलकर एक कंसाइंस बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि आर्टिकल 21 रीड विद आर्टिकल 39, 41, 40, 39 है, इनके बिना अगर ये वाले डीपीएसपी की बात आ रही है तो ये आर्टिकल 21 के साथ रीड किया जाना चाहिए। डीपीएससी कैन नॉट बी इग्नोर्ड, डीपीएससी को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि डीपीएससी फंडामेंटल राइट्स मिलकर एक कंसाइंस बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ओके गाइस, तो फिर यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, दुआ करेंगे जल्दी दोस्त सभी लोगों का यूपीएससी क्लियर हो।